हमने लास्ट लेक्चर तक क्या पढ़ा? कंपनी का मतलब क्या होता है एंड फीचर्स। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट बाकी था। इससे पहले जो जो फीचर थे, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन डन, परपेचुअल सक्सेशन डन, आर्टिफिशियल कंपनी डन या आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील डन, और लिमिटेड लायबिलिटी ये भी डन। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ये भी कर लिया, और सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी कर लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बाकी था? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल एंटिटी? लीगल पर्सन। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? लीगल पर्सन। सेपरेट, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी जो है वो अपने मेंबर से क्या मानी जाती है? सेपरेट मानी जाती है। देखो, जो कंपनी बनाता है, जो कंपनी बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम उनको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। ये बंदे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये है डॉक्यूमेंट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। भैया हमारे लिए कंपनी बना दो, और ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास जाते हैं? आरओसी के पास। आरओसी है कौन? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं? आरओसी। क्या ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में लिखना अलाउड है? बिल्कुल, आप एग्जाम में ये वर्ड लिख सकते हो। थोड़ा बहुत बता देता हूं। आरओसी होता है स्टेट वाइज, ठीक है? हर स्टेट का एक आरओसी है लगभग। कुछ एक आधे स्टेट ऐसे हैं जहां पर दो स्टेट का आरओसी एक है, जैसे हरियाणा और दिल्ली का आरओसी एक है। तो अगर आपको हरियाणा में या दिल्ली में कंपनी बनानी है तो आपके लिए आरओसी कौन है? बताओ। दिल्ली में बैठा हुआ आरओसी। पंजाब में कंपनी बनानी है तो पंजाब का आरओसी। गुजरात में कंपनी बनानी है तो गुजरात का आरओसी। ठीक है? एमपी में कंपनी बनानी है तो एमपी का आरओसी। अलग अलग है आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं? इनके पास फाइल करते हैं, भाई साहब हमारे लिए कंपनी बना दो। ये जो बंदे हैं जो ये एप्लीकेशन दे रहे हैं काम कंपनी बनाने के लिए, इसे हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब करना? अप्लाई करना। तो ये सब्सक्राइबर हुए हैं, ये अप्लीकेंट है। हम अप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे लिए कंपनी बना दो। आरओसी चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट ओके है, फीस वगैरह आ गई। आरओसी क्या करेगा? आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा, रजिस्टर्स दी कंपनी। ये आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा। एंड सर मुझे कैसे पता लगेगा मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई है? आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, एंड इश्यूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या बोलते हैं? COI। COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस सर्टिफिकेट में चार बातें लिख रखी होंगी। एक छोटा सा सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, और उसमें चार बातें लिखी होंगी। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी, कि कांग्रेचुलेशन, इस नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर की जाती है इस तारीख से, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एक सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं? सिन। आज के बाद कंपनी को अगर जाना जाएगा तो कंपनी को उसके नाम से नहीं जाना जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से जाना जाएगा।
जैसे आप लोग जब सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, लगभग 10 डिजिट का होगा। पहले 3 एनआरओ लिखे होंगे आगे, एनआरओ, इसका मतलब नॉर्थ रीजन के स्टूडेंट हो आप। और उसके आगे 7 डिजिट का आपका नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। आगे जब भी आप सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, सब जगह क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। और एक चौथी चीज होती है पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स पर्पज के लिए होता है बेटा, ये पता है क्या, पेन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, शॉर्ट फॉर्म में हम किसे क्या बोलते हैं, पेन। ये 4 चीजें होती है। ओके। जैसे ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। ये क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जिस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है उसी दिन से सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, मेंबर्स। सबसे पहले देखना, कंपनी कम्स इनटू, कौन सी तारीख से, फ्रॉम द डेट मेंशनड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट मेंशनड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस तारीख से कंपनी का एग्जिस्टेंस माना जाएगा। अगर कंपनी का बर्थडे मनाना हो तो इस दिन से, हैप्पी बर्थडे। ठीक है। कंपनी का एग्जिस्टेंस कब से माना जाएगा, कंपनी का जन्म कब से माना जाएगा, जो तारीख यहां मेंशन कर रखी है सर्टिफिकेट। क्लियर है। ओके। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस दिन से सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। उसी दिन से सब्सक्राइबर बिकम मेंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसी पल से सब्सक्राइबर की जगह आपका नाम क्या हो जाएगा, मेंबर। और आज के बाद देखो कंपनी का जन्म हो गया, अब कंपनी एक लीगल पर्सन है, बिल्कुल। आज के बाद आप अलग और कंपनी अलग। आज के बाद कंपनी कोई भी काम करेगी तो खुद के नाम से करेगी और उसके ऊपर मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। और आज के बाद मेंबर अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं होगी। इन दोनों को क्या चीज कर दिया, क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये जो चीज है ये है कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीवी। हाँ, अब समझ में आया थोड़ा थोड़ा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है ये समझो, दैट इज सब्सक्राइबर मतलब जिसने कंपनी बनाने की एप्लीकेशन दी, प्रमोटर जिसने कंपनी बनाने का इनिशिएशन किया, आएगा वो भी आएगा भी सिलेबस में, अभी भी आएंगे उस पर, सेक्शन 7 करवाऊंगा तब समझ में आएगा वो डिफरेंस। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ, दैट इज कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी को मेंबर से सेपरेट माना जाता है। कंपनी कैन डू एनी एक्ट, कंपनी कैन डू एनी एक्ट, एक्ट मतलब एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन इन इट्स ओन नेम। आज के बाद कंपनी जो भी काम करेगी किसके नाम से करेगी, खुद के नाम से। भाई मैं, मेरी लीगल आइडेंटिटी है तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी मेरे नाम से होगी। मान लो कोई माल मैं परचेज कर रहा हूं तो बिल किसके नाम से कटेगा, कंपनी के नाम से कटेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री किसके नाम पे आएगी, कंपनी के नाम पे आएगी। समझ में आया। कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई होगा तो किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से होगा। ठीक है। मेंबर्स कैन
कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, मेंबर्स को लाइबल नहीं किया जा सकता फॉर दी एक्ट्स डन इन द नेम ऑफ कंपनी, डन इन द नेम ऑफ, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी कंपनी की है, मेंबर्स की है? कंपनी की है। लोन किसने लिया? कंपनी ने। तो एसेट किसकी बिकेगी? कंपनी की बिकेगी। कंपनी के एसेट बिकने के बाद भी अगर पैसा पूरा नहीं होता है तो फिर मेंबर से पैसा मांगो, और वो भी कितना? जितनी उनकी अनपेड वैल्यू है उतना, उससे ज्यादा वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। हम किस बात के पैसे दे भाई? कंपनी ने लोन लिया ना, कंपनी देगी पैसा, सिंपल बात है। ओके, ये नोट हो गया। इसी को मैं लिखता हूं वाइज वर्जा, वाइज वर्जा। क्या मतलब हो वाइज वर्जा का? अपोजिट भी मानना है, यानी कि मेंबर अगर कोई भी काम करेगा तो उसके लिए कंपनी भी लाइबल नहीं होगी। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? पार्टनर ने कोई काम किया है तो किसका काम? फर्म का। एक पार्टनर अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स क्या होते थे? लाइबल होते थे। और फर्म कोई भी काम करेगी तो उसके लिए कौन लाइबल? पार्टनर, क्योंकि वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती ही नहीं थी। हाँ, ये बात तो समझ में आ गई। ये पॉइंट क्लियर? इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए केस करते हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था? मिस्टर सोलोमन जो है वो एक सोल प्रोप्राइटर थे, जूते बनाने का बिजनेस था, और सोल प्रोप्राइटरशिप में बड़ी अच्छी फर्म चल रही थी इनकी, सोल प्रोप्राइटर फर्म, मिस्टर एस सोलोमन। किसी ने कहा इसको, भाई ऐसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तू एक कंपनी बना ले ताकि तेरी लाइबिलिटी क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए। इसने कहा आइडिया तो ठीक है। इसने एक कंपनी बनाई और कंपनी का नाम क्या रखा? सोलोमन एंड कंपनी। इस कंपनी के 20,000 पाउंड के शेयर्स थे एंड 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे, और ये डिबेंचर सिक्योर्ड थे। पता है क्या सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर, इसने अपना सारा बिजनेस यहां ट्रांसफर कर दिया, ये लो भैया मेरा बिजनेस कंपनी को, और बदले में इस कंपनी के शेयर्स ले लिए 19,994 शेयर। 1 पाउंड का एक शेयर, 1 पाउंड का एक शेयर खुद ले लिए। एक शेयर वाइफ को, एक शेयर अपनी वाइफ को, एक अपने बेटे को, और 4 लड़कियां थी इसकी, एक एक शेयर इन सबको दे दिया। टोटल कितने हो गए? 7 मेंबर हो गए, और ठीक है 20,000 शेयर पूरे। अब बताओ सारे शेयर्स कहां थे? इन्हीं की फैमिली में। एक मिनट साइन हो।
हाँ जी, और सारे के सारे डिबेंचर भी खुद ले लिए, सिक्योर डिबेंचर भी खुद ले लिए, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा है, बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए भाई। ये भी हेल्ड बाय मिस्टर सोलोमन। तो बताओ पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? 7 ना, देखो 7 हो गए। एक तो खुद, एक इसकी वाइफ, एक बच्चा और 4 लड़कियां। ठीक है, हो गए 7। अच्छा, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना सबके पास बराबर शेयर होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या चीज? ना पब्लिक, प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड जरूर लिखा होगा ना। पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती। जो शेयर इश्यू कर दे ना, प्राइवेट कंपनी 200 बंदों तक को शेयर इश्यू कर सकती है। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है, इसी बार में ले सकता है। फुल्ली पेड अप शेयर है तो ले सकता है, पार्टली पेड अप है तो नहीं ले सकता। ठीक है, फादर की डेथ हो गई, उसका लीगल हियर माइनर है, तो वो अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो ट्रांसफर तो माइनर के नाम पे हो जाएंगे, बट उसका जो एक गार्जियन होना चाहिए, तो जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक शेयर के केयर टेकिंग कौन करेगा? गार्जियन करेगा। तभी तो उसको कहा है फुल्ली पेड अप हो सकते हैं, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए। और अगर पार्टली पेड अप एक मजबूरी के अंदर है कि फादर की डेथ हो गई और आई एम द ओनली लीगल ईयर, तो उस केस में जो गार्जियन होगा वो मेजर होना चाहिए, और जब तक वो मेजर नहीं हो जाता माइनर, तब तक उसकी शेयर केयर टेकिंग में रहेंगे। ये सारी चीजें आपके सिलेबस में आएंगी। जो ये गार्जियन वाला पॉइंट है माइनर वाला, ये आपका सीए इंटरमिशन में आएगा, जब सेक्शन 56 पढ़ रहे होंगे तब। ये पॉइंट हुआ क्लियर अब थोड़ा? तो मिस्टर सोलोमन ने ये किया, थोड़े दिन बाद वही हुआ जिसका डर था, बिजनेस फेल हो गया और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी के वाइंडिंग अप में क्या होगा? कंपनी की सारी एसेट बिकेगी, एंटायर एसेट्स वर सोल्ड, पूरी एसेट बेच दी बेटा। और सिर्फ कितने में बिकी? 6000 पाउंड। इसके क्रेडिटर्स जो थे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो 7000 पाउंड के थे। वो कह रहे भाई चलो कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये 7000 पाउंड के हैं। ये कह रहे हैं चाहिए, लेने तो कितने बनते हैं? 7000, बट कोई बात नहीं 6 आ रहे हैं, 6 ही आ जाए। इतने में एक बंदा आया, वो कहता ठहरो, ये पैसे मेरे। कहते ये कौन आया? सोलोमन। ये कहता है ये मेरे है भैया। कहता आपके पैसे कैसे हो भैया? मालिक को पहले पेमेंट थोड़ी होती है, पहले पेमेंट किसको होती है? सिक्योर्ड क्रेडिटर को, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर किसको होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर लास्ट में मालिक का नंबर आता है, इक्विटी शेयर होल्डर का। कहता है आपका इसके ऊपर पेमेंट का हक क्या है? आप तो मालिक हो। कहता नहीं भाई साहब, ध्यान से देखो मेरे पास क्या है, डिवेंचर्स भी है, और वो इस कंपनी के ऊपर क्या है? सिक्योर्ड है। 10,000 के डिवेंचर है मेरे पास, तो ये इस प्रॉपर्टी पर पहला किसका? मेरा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहते हैं तो गलत बात है। कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा कि नहीं, मिस्टर एस गलत कर रहा है। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा नहीं, ये 6,000 की जो प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हक किसका है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। ठीक है, मामला कहां चला गया? कोर्ट में। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या कहते हैं? ये मेरे। और ये क्या कर रहा है? मेरे। मामला कहां चला गया? कोर्ट में। कोर्ट में कौन? जिल्ले इलाही। इंसाफ अब हम करेंगे। बता भैया क्या मामला है? ये कह रहा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के। ऐसा कुछ थोड़ा मैं ज्यादा डीप में लेना नहीं चाहता आपको। इसमें ये समझो कि जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है ना, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर पॉइंट होता है,
और कंपनी की सारी मैनेजमेंट की पावर जो है उस लिक्विडेटर के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लिक्विडेटर ने डिसाइड किया था कि ये पैसे किसको मिलने चाहिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिट को मिलने चाहिए। चैलेंज कर सकता हूं मैं, बिल्कुल चैलेंज कर सकता हूं। लिक्विडेटर ये कोई खुदा थोड़ी है कि तेरा बोल दिया तो फाइनल हो गया। ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाके कहा कि ये पैसे मेरे हैं जी। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का वकील आया इनकी साइड से बोलने के लिए, कहता नहीं भाई साहब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के हैं। कोर्ट ने कहा कैसे, कहता है सर ये जो मिस्टर ऐसे ये तो कंपनी है, ये तो कंपनी है, सारे शेयर किसके पास, इस बंदे के पास, सारे डिवेंचर किसके पास, इस बंदे के पास, बिजनेस भी यही चलाता था पहले, ये खुद ही कंपनी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मिस्टर एस इज द कंपनी। और हमें पैसा किससे लेना है, कंपनी से। हमें पैसा किससे लेना है, कंपनी से पैसा लेना है। और मिस्टर एस खुद कंपनी है, ये कैसे पैसा लेके जा सकती है। कोर्ट ने कहा यार तेरा दिमाग खराब है, कंपनी एक नेचुरल पर्सन थोड़ी होती है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कहता सर समझो, इस कंपनी का ऑलमोस्ट शेयर किसके पास है, इस बंदे के पास है। सारे डिबेंचर किसके पास है, इसी के पास है। कंपनी का बिजनेस किस कौन चलाता था, यही चलाता था, यही तो कंपनी हो। कहता ना एक्ट पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कंपनी अलग होती है और मेंबर अलग होते हैं। जस्ट बिकॉज इसके पास 20,000 में से 19,994 शेयर थे तो कंपनी और ये एक ही बात है। कहता ना ऐसा कभी नहीं होगा। मोर ओवर ये जो 6,000 रुपए क्लेम कर रहा है, क्या ये अपनी कैपिटल के बदले में क्लेम कर रहा है या डिवेंचर के बदले में, डिवेंचर के बदले में क्लेम करने आ रहा है, कैपिटल के बदले में थोड़ी क्लेम करने आ रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, कंपनी अलग होती है और मेंबर अलग होता है। आपका ये जो ग्राउंड है ना, ये जो प्ली है, ये गलत है। कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। मिस्टर एस इज नॉट द कंपनी। मिस्टर एस कंपनी नहीं है, वो कंपनी का मेंबर है और वो कंपनी के मेंबर से कंपनी से क्या हो गया, अलग हो गया। मिस्टर एस इज क्लेमिंग 6,000 pound for its डिबेंचर्स। और मिस्टर एस जो है वो अपने डिबेंचर के बदले में 6,000 पाउंड लेने आया है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि इसके पास ऑलमोस्ट शेयर है, यही तो कंपनी है। कहता है ऐसा नहीं कर सकते। तो फैसला किसके फेवर में गया, मिस्टर एस के फेवर में गया। ये जीत गए और ये हार गए। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जी, चाहे ऑलमोस्ट शेयर बंदे के पास हो बट वो कंपनी नहीं बन जाता इससे। समझ में आ गया, हाँ जी। एसेट बिकी 6,000 की है, हाँ बिल्कुल ज्यादा की गिरवी रखते बेटा, बट एसेट की वैल्यू कम भी तो होती है। एसेट की वैल्यू में कम भी हो सकती है फॉल, जैसे मशीन होती है, मशीन को डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। हाँ हाँ, ये आप कह सकते हो कि जो आपने सारे फीचर पढ़े उन फीचर में 4-5 फीचर ऐसे हैं जो एक ही पॉइंट से लिंक्ड है, सेपरेट लीगल एंटिटी से। जैसे प्रॉपर्टी को सेपरेटली ओन करना, मैनेजमेंट को सेपरेट रखना, 3 पॉइंट सेपरेट लीगल एंटिटी से। हाँ सेम कॉन्सेप्ट कह सकते हो, एक कॉन्सेप्ट से मल्टीपल कॉन्सेप्ट निकला है। वहां पर आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोल रहे हैं कि जो कई काम ऐसे होते हैं जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है बट आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। जैसे कि रिलीजन एक्सेप्ट करना, वोट डालना, सीए का कोर्स करना। सीए का कोर्स कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, नेचुरल पर्सन होना जरूरी है उसके लिए। शादी करना, ठीक है, ये सब चीजें। और एक जेल, जेल कौन जाएगा, जेल कंपनी थोड़ी जा सकती है, कंपनी कोई पर्सन थोड़ी, नेचुरल पर्सन थोड़ी है। तो जब भी कंपनी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलेगा तो इसका मतलब जेल कौन जाएगा, डायरेक्टर जाएंगे। है बताया ना आपको कि आर्टिफिशियल पर्सन का फीचर इसलिए अलग रखा गया कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कंपनी एक नेचुरल पर्सन के तौर पे नहीं कर सकती। जैसे इलेक्शन में वोट डालना, इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकती कंपनी कभी। ठीक है, फंडामेंटल राइट होते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के, उसमें कई राइट ऐसे हैं जो कंपनी को अवेलेबल नहीं होंगे। हाँ जी, लिख सकते हो बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा।
एग्जाम में पहली बात, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे स्टेट विद एग्जाम्पल, पहली बात। दूसरा, आप अपना ज्ञान झाड़ने के लिए एग्जाम्पल मत लिख के आना। हाँ, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट है ना, होगा नहीं ऐसा, क्योंकि आपके पेपर चेक करने वाले कौन होंगे? सीए, वो ऑलरेडी समझदार है। हाँ, कौन कौन से में बताओ? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि जो पैसा लगाता है कंपनी में वो ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर, और जो मैनेजमेंट संभालेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? डायरेक्टर। तो शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं? डायरेक्टर को। तो ये अलग अलग बंदे होते हैं, डायरेक्टर अलग होता है जी, शेयर होल्डर अलग होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकता, या डायरेक्टर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। मैं शेयर होल्डर हूं, अपनी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, आपको लगता है कि सर आपको नॉलेज ज्यादा है कंपनी के बारे में, आप सर डायरेक्टर बन जाओ ना, तो मैं डायरेक्टर भी और मैं शेयर होल्डर भी, ठीक है। बट मैं जब कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ तो किस कैपेसिटी में कर रहा हूँ? एज शेयर होल्डर या एज डायरेक्टर? एज डायरेक्टर। शेयर होल्डर कंपनी की तरफ से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? डायरेक्टर। मिलेगा अभी क्वेश्चन, केस स्टडी भी करवाऊंगा, अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसका कोई एग्जाम से कोई खासा लेना देना आया नहीं है, जब आएगा तब सब में आएगा। अभी तो आपकी मेरी क्लास से 3 क्लासेस हुई है, ठीक है, और कुछ बच्चे जो रिपीट कर रहे हैं उन्होंने भी तीसरे लेक्चर तक आए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे आएंगे समझ में आती जाएगी चीजें। हाँ जी बेटा, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप में, हाँ हाँ हाँ, सब पॉइंट, इन सबका थीम पॉइंट एक है कि कंपनी अलग है, कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो अलग पर्सन है, अब उसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी मैनेजमेंट अलग होगी, और इसकी आइडेंटिटी भी क्या होगी? अलग होगी। मेंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कौन, ये वाले भी, तो फिर इनको दोनों को बराबर बराबर मिलते, 10,000 प्लस 17,000, 6,000 डिवाइड बाय 17,000, इसको बोलते हैं प्रोराटा या प्रोपोर्शनेटली, फिर इनको प्रोपोर्शनेटली मिलता। हो गया फीचर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम आगे आते हैं, अब हमें समझना है कि अगर हमें कंपनी बनानी हो तो कैसे बनाए। सॉरी, अभी कंपनी बनानी नहीं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। नए पेज पर आना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। सबसे पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, वेल का मतलब क्या होता है? दीवार या पर्दा। इसका मतलब क्या होता है? कोई दीवार या पर्दा। ये कोई वॉल है या पर्दा, वेल का मतलब पर्दा ही होता है। ओके, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है मेंबर्स को क्या माना जाता है? सेपरेट माना जाता है। अभी ये बात पड़ी थी कि ये मेंबर है, कहता है देखो भैया अब है ना कंपनी बन गई है और कंपनी लॉ की नजर में एक पर्सन है, कहता है जी बिल्कुल, आज के बाद जो भी काम होगा किसके नाम से होगा? कंपनी के नाम से। तो बेटा जिसके नाम से काम होता है फिर लाइबल भी वही होता है, जिसके नाम से काम होगा। अगर बताओ मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ आज 10 लाख का और मैं नहीं चुकाता हूँ, तो क्या बैंक वाले तुम्हें पकड़ लेंगे कि तुम गौरव सर के स्टूडेंट थे, तुम चुकाओ पैसा? नहीं ना। तो एक चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वेल, जो कहती है कि मेंबर किससे अलग होते हैं? कंपनी से अलग होते हैं। तो कॉर्पोरेट वेल क्या है? इज अ फिक्शन, इट इज अ फिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्शन? सोच, इमेजिनेशन। इट इज अ फिक्शन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ।
ये किसकी सोच है, किसकी कल्पना है? लॉ की कल्पना है। किस लिए बनाई गई है ये? टू सेपरेट द कंपनी फ्रॉम मेंबर्स। रियल में कोई दीवार या पर्दा थोड़ी होगा कि मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स है, आप कंपनी की मीटिंग में चले गए और आपको कोई बंदा वहां पर खड़ा होकर कह रहा होगा, सर वो जो दीवार दिख रही है ना, हाँ उस पर देखो लिखा हुआ कॉर्पोरेट वेल, हाँ आपको उस दीवार के उस तरफ बैठना है, इस तरफ नहीं बैठना, इस तरफ कंपनी बैठेगी। क्या रियल में कंपनी कोई पर्सन है? नहीं ना। तो ऐसी कोई दीवार रियल में मिलेगी? नहीं। ये एक इमेजिनेशन है, एक सोच है कि कंपनी में कुछ ऐसी चीज है जो कंपनी और मेंबर्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ठीक बात है। रियल में कोई दीवार या पर्दा नहीं होता। जैसे मान लो रात को आपको 2 बजे आप उठते हो पानी पीने के लिए और अचानक से आपको लगता है कोई पीछे है, कोई रियल में थोड़ी होगा। ये तो तुम्हें लग रहा है कि कोई है, डर लगता है अपने को, है ना। वो सिर्फ एक डर है, इमेजिनेशन है, रियल में थोड़ी हो कोई होगा। ऊपर से तुम सीएस स्टूडेंट, तुम्हारे पास भूत आगे करेगा भी क्या? ठीक है, मान लो कोई भूत आ भी गया और भूत को कोई 2 भूतों कहते और चल रहे उसको परेशान करने का, रहने दे यार, वो सीएस स्टूडेंट वो वैसे ही परेशान है, उसको रहने दे बेटा। ठीक है, उसको जाके हम भू भी करेंगे भू तो भी नहीं डरेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी परेशान है, वो तो वेट ही कर रहा है कोई उठा ले कि परेशान हूं भगवान इस दुख से छुटकारा दे, उठा ले। तो उसको परेशान करने की जरूरत है। भूत दो दो इंसान को कभी परेशान नहीं करते, एक सीए स्टूडेंट को और एक शादीशुदा इंसान। वो ऑलरेडी परेशान होता है, उनको कोई फायदा नहीं है। तो जो चुड़ैल के साथ सोता है बेटा, उसको कहां से भूत का डर लगेगा, ये बताओ मेरे को। ठीक बात है ना। हाँ। तो पॉइंट समझ में आया। कॉर्पोरेट वेल रियल में कोई दीवार या पर्दा नहीं होता, ये एक सोच है जो कहती है कि कंपनी अलग होते हैं और मेंबर अलग होते हैं। ठीक। कुछ बच्चों को अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये कॉर्पोरेट वेल में और सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या फर्क है? कोई फर्क ही नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी इज द कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट वेल वो चीज है जिससे उनको सेपरेट किया जा रहा है। ये दोनों वर्ड एक साथ आएंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं मेंबर अलग और कंपनी अलग, और कॉर्पोरेट वेल वो चीज है जिससे इनको अलग माना जाता है। समझ में आया। इस कॉर्पोरेट वेल के मदद से क्या बताया गया? कंपनी अलग है और मेंबर अलग है। आज के बाद अगर कोई मेंबर कोई भी काम करता है तो उसके लिए कंपनी लाइबल नहीं है, और कंपनी अगर कोई भी काम करेगी तो उसके लिए मेंबर लाइबल नहीं है। समझ में आई बात? ओके। एक शादीशुदा इंसान परेशान था, ऊपर से सीए भी है, ये परेशान ही है। इसने अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, इसके सामने एक नोटिफिकेशन आई, हाँ, छुटकारा पाओ .com या प्रॉब्लम सॉल्यूशन .com। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन या प्रॉब्लम हटाओ .com। इसने देखा यार ये क्या चीज है, इसने इसके ऊपर क्लिक किया, देखते हैं क्लिक करके है क्या चीज ये भाई। क्लिक किया, क्लिक करते ही यहां पर आया अपलोड द फोटो जिससे तुम परेशान हो। मेक पेमेंट, आधी पेमेंट अभी कर दो, आधी पेमेंट प्रॉब्लम हटने के बाद। इसने अपनी वाइफ की फोटो अपलोड कर दी। इसने सोचा कि कोई बाबा बाबा होगा, कोई पूजा पाठ करके हो सकता है दिमाग दुमुग ठीक कर दे, परेशान करना बंद कर दे। इसने अपनी वाइफ की फोटो अपलोड कर दी, 2.5 लाख की पेमेंट कर दी एडवांस। अगले दिन इसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, वाइफ टपक गई। पति को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। ठीक है, इतने में पति के पास फोन आता है कि भैया बाकी पेमेंट कर दो, मेक पेमेंट ऑफ 2.5 लाख,
मेक बैलेंस पेमेंट। कॉल आ गया, इस कॉल के साथ साथ पुलिस आ गई। अब वाइफ मरेगी तो पहला डाउट किस पे जाएगा? जब कोई मरता है ना तो पुलिस वाले सबसे पहले देखते हैं इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है। अगर कोई मरेगा, किसी को मर्डर हुआ तो उसके पीछे कोई तो मोटिव होगा, तो सबसे पहला मोटिव क्या होता है? फायदा। तो पुलिस वाले सबसे पहला डाउट किस पे करते हैं? पति पे। तो इंक्वायरी की तो उसने बताया कि भैया मैंने तो एक साइट पर क्लिक किया था, वहां पर हाँ मैंने अपनी वाइफ की फोटो अपलोड करी थी, 2.5 लाख की पेमेंट करी थी, मेरे को क्या पता था वाइफ को मार देंगे। कहता वो साइट का नाम क्या है? कहता क्यों, आपको भी छुटकारा पाना है किसी से? अबे फालतू बकवास मत करो, हमें ट्रेस करना है। तो पुलिस ने ट्रेस किया और ये पहुंच गए problemsolution.com। इंक्वायरी की और ये पहुंच गए problemsolution.com। एक कंपनी बनी हुई थी, problemsolution.com प्राइवेट लिमिटेड। पुलिस वाले ने कंपनी के अंदर गए, वहां पर रिसेप्शन पे बैठा था बंदा, कहते बुलाओ भैया तुम्हारी कंपनी के मेंबर कौन है। ये आगे मेंबर दो दोस्त थे, राजू होटेला पप्पू कानिया। कहता हाँ जी बताओ। कहता भैया तुम लोगों ने मर्डर किया है, चलो पुलिस में। मर्डर का चार्ज लग गया। सुपारी किलिंग करते हो तुम लोग? कहता हम कहाँ करते हैं भाई, हम तो नहीं करते। ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? कंपनी ने लिया। तो ये मर्डर किसने किया? कंपनी ने किया। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? हम तो अलग है, वी आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है उसके लिए कंपनी लाइबल होती है, मेंबर उसके लिए लाइबल नहीं होते। कॉर्पोरेट वेल कैंसर आपने एक्ट नहीं पढ़ा? अब बताओ, ये मेंबर क्या करे? वी आर नॉट लाइबल फॉर दिस ट्रांजेक्शन। कहता भाई ये तो ज्यादा पढ़े लिखे बंदे लग रहे। कहता हाँ हमने सीए फाउंडेशन की 4 दिन की क्लास लगाई थी। कहता बेटा 5वें दिन नहीं लगाई थी? कहता नहीं 5वें दिन हमें समझ में आ गया था हमारे बस की नहीं है। कहता लगा लेते बेटा, पता लग जाता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल? लिफ्ट करना मतलब जब तक ये दीवार तुम्हारे बीच में है तब तक तुम दोनों अलग अलग। अगर ये दीवार लिफ्ट कर दी जाए तो, हटा दी जाए, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब रिमूवल, रिमूव। तो जब तक ये दीवार या पर्दा तुम दोनों के बीच में है तुम दोनों अलग अलग, जब ये दीवार या पर्दा तुम दोनों के बीच में नहीं है तो तुम दोनों एक, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में होता है। ये होती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग सेपरेट लीगल एंटिटी। पुलिस ने कहा बेटा यहां पर कॉर्पोरेट वेल नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी समझो। जो गलत काम होता है वो कंपनी नहीं कर सकती। गलत काम कौन करता है? इंसान। ये इंसान के दिमाग की उपज होती है कि ये कांड करने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं। कंपनी का तो दिमाग ही नहीं होता, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। गलत काम के पीछे हमेशा कौन होगा? इंसान ही होगा। तो पुलिस ने क्या कहा, ये आपने जो किया है ये इलीगल एक्टिविटी की है या क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और ये कोई एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता, ये कौन कर सकता है? इंसान। तो यहां पर कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाएगा। जो ट्रांजेक्शन कंपनी ने किया क्या माना जाएगा? आपने की है। तो ये मर्डर कंपनी ने नहीं किया, किसने किया है? आप लोगों ने किया है। जेल कंपनी को नहीं हो सकती बेटा, जेल किसको होगी? इनको होगी। कहता आ जाओ बेटा खोपचे में लो इसको, ज्यादा शाणे बन रहे हैं। गलत काम करने के लिए कंपनी नहीं बना सकते। और अगर किसी तरीके से कंपनी बनाकर तुमने गलत काम कर भी दिया तो बेटा तुम ही फंसोगे, जेल में जाना पड़ेगा। एंड चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग। डालो इनको जेल में।
सजा तो तुम्हें मिलेगी। कंपनी जेल जा सकती है क्या? कंपनी तो जेल नहीं जा सकती ना। तो, सर थोड़ा कम समझ में आया, दोबारा। इन नटशेल या इन सिंपल वर्ड, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या है? इन इन सम केसेस कोर्ट हैज पावर टू इग्नोर द ट्रुथ ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी एक सच्चाई है, हाँ ये एक सच्चाई है कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, बट कोर्ट के पास पावर है कि कुछ केसेस में हम इसके क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द रियल कल्प्रिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्प्रिट? गुनेगार, ये कल्प्रिट है भाई, कंपनी थोड़ी कल्प्रिट है। कंपनी किसी का मर्डर कर सकती है क्या? कंपनी इलीगल काम कर सकती है? नहीं कर सकती। कॉर्पोरेट वेल्थ, देखो इस ट्रांजैक्शन के पीछे किसका दिमाग है, उनको पकड़ो और उनको सजा दो। पॉइंट समझ आया? इसको थोड़ा और कैसे समझाया जा सकता है? जो थिएटर होते हैं ना, जहां पर स्टेज शोज होते हैं, तो उस थिएटर पे जो मेन कलाकार होते हैं वो स्टेज पे क्या कर रहे होते हैं? एक्ट कर रहे होते हैं, और उसके पीछे पर्दा होता है। स्टेज पे देखना बड़ा काला पर्दा होता है, उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे लोग खड़े होते हैं स्क्रिप्ट लेके, कि उनको जैसे ही लगता है ना कोई मेन एक्टर डायलॉग भूल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह डायलॉग बोलते हैं। और देखना जो एक्टर अच्छा है, क्या वो गाना भी अच्छा गाया, ऐसा कुछ जरूरी है? नहीं। अब मान लो कोई गाना आ गया, तो वो सिर्फ क्या करते हैं, लिपसिंग करते हैं, और गाना कहाँ चलता है? पीछे बैकग्राउंड में। जब प्ले खत्म हो जाता है, तो फिर उस कॉर्पोरेट वेल को, उस लेवल को, दीवार या पर्दे को क्या किया जाता है? लिफ्ट किया जाता है। पर्दा होता है ना, उठाते हैं और फिर दिखाते हैं कि ये भी बैकग्राउंड में थे जी। डायलॉग डिलीवरी में और गाने के पीछे इनका भी हाथ था, तो इनके लिए भी तालियां बजाई जाए, तो सब तालियां बजाते हैं। तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके क्या बताया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये कॉन्सेप्ट वही है बेटा, कि अगर कंपनी में कोई गलत एक्टिविटी हुई है तो भैया तालियां बजानी है हमें। पुलिस वाले आ गए, एक बार पर्दा हटाओ, ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो, ठीक है, तालियां बजानी है। तालियां बजानी मुंह पे है, ठीक है। तो कल्प्रिट को पकड़ने के लिए कोर्ट के पास पावर है कि लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, मतलब जो ट्रांजैक्शन कंपनी के नाम से हुई है क्या माना जाएगा? मेंबर ने की है। और मेंबर के नाम पे ट्रांजैक्शन हुई तो क्या माना जाएगा? कंपनी ने की है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, बट ये कुछ ही केसेस में होती है, ध्यान रखना। क्या चीज, सारी बात करेंगे, 5 केस करवाऊंगा अभी, ठीक है। इन सम केसेस सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी इग्नोर्ड। अभी करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा पैसे पूरे करवाएंगे, तुम्हारे टेंशन मत लो। हाँ जी बेटा, टोटल मैं आपको एग्जांपल 5 दूंगा, वैसे तो कई है कोर्ट के अंदर। अब मान के चलो कि लगभग हर साल 20-25 केस ऐसे आते होंगे। आपको आइडिया लग जाएगा अभी इन 4 से कि अगर कंपनी ने ये हरकत करी तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये नोट हो गया? चलो नए पेज पर, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, केसेस इन विच कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। कौन कौन से ऐसे केसेस है जिसमें कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जा सकता है? सबसे पहला एग्जांपल, व्हेन कंपनी इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्ड? इनकॉर्पोरेटेड, क्रिएटेड, टू डू improper conduct, improper conduct, या फिर कहिए फ्रॉड, जैसा कि आपने पूछा।
अगर कंपनी बनाई गई है फ्रॉड के लिए, अच्छा किसी के साथ फ्रॉड करोगे तो जेल जाओगे नहीं जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। बट मैं अगर कंपनी बना लूं और कंपनी के नाम से फ्रॉड करूं तो मैं तो मेंबर हो गया, मैं क्या कह दूंगा फ्रॉड किसने किया है, कंपनी ने। कंपनी जेल जा नहीं सकती और मैं कंपनी के काम के लिए लाइबल होऊंगा नहीं। कहता ना बेटा इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो एक फिल्म आई थी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल लक्ष्मी चिटफंड। क्या 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये फ्रॉड होते हैं। अब किसी ने कंपनी बना ली, अब जैसे लेटेस्ट अगर बात करें, लेटेस्ट सुनी, काफी पुरानी होगी, फ्यूचर मेकर एक कंपनी थी, सुना है? अपने हिसार में भी उसका ऑफिस था, फ्यूचर मेकर। तो वो ये कहते थे कि आप हमारी कंपनी के अंदर मेंबर बनो। अच्छा क्या करना पड़ेगा मेंबर बनने के लिए? सिर्फ 50,000 रुपए लगाने, 50,000 रुपए दो, हमारी कंपनी के मेंबर बन गए। सपोज करो हमने आपको 50,000 रुपए दे दिए, अब कब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको घर बैठना है और अब आप ये सोचो कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब साल में, 1.5 साल में, आपको बंगला कहाँ लेना है, गाड़ी कौन सी खरीदनी है, और प्लेन कौन सा लेना है, एरोप्लेन। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपको अपने नीचे मेंबर जोड़ने हैं। जैसे आप हमारे साथ जुड़ गए, 50,000 रुपए दे दिए, ऐसे आपको 2-3 मेंबर लाने अपने नीचे, वो भी हमको 50,000 रुपए देंगे। अगर मान लो आपने 2 मेंबर लाए तो उन्होंने हमको 50,000 रुपए दिए, हम आपको 10,000 का चेक देंगे क्योंकि आपने कंपनी के 2 मेंबर जोड़े। जब वो अपने नीचे 2-2 मेंबर और जोड़ेंगे तो उनको 10,000 के चेक मिलेंगे और आपको मिलेगा 20,000 का चेक, क्योंकि आपकी वजह से कंपनी में और मेंबर जुड़े। जैसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे 100-150 मेंबर हो जाएंगे ना, आपको चेक आएगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, ऐसे। हाँ। बस आप घर जाओ, अब सोचो कहाँ प्लॉट लेना है, बंगला बनाने के लिए कहाँ गाड़ी। हाँ मैं मर्सिडीज लूंगा, नहीं मर्सिडीज छोड़िए, मैं ऑडी लूंगा। आपके जैसे वहां पर कई बेवकूफ मिलेंगे। इस कंपनी का नाम था फ्यूचर मेकर, और ऐसी कंपनी के बिजनेस को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग कंपनीज। ठीक है, पता नहीं क्यों बेवकूफों की तरह लोग जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा कभी होता है कि आपने सिर्फ 50,000 रुपए लिए और आपके घर पे चेक आते रहेंगे? हाँ, वो स्टार्टिंग में कुछ बंदों को चेक देते भी है फांसने के लिए, कि स्टार्टिंग में 2-4 बंदों को दिखाओ, देखो पेमेंट मिल रही है, ताकि वो अपने नीचे और बंदे ऐड करें, और बाद में इकट्ठा जब पैसा हो जाएगा कईयों का तो फिर फरार। फ्यूचर मेकर कंपनी ने ऐसा किया। तो जब नोटिस गया उनको कि भैया आपने फ्रॉड किया, कहते हमने हमने थोड़ी किया है। किसने किया है? कंपनी ने। कहता भाई साहब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट, कंपनी फ्रॉड कर सकती है क्या? फ्रॉड के पीछे प्लानिंग होती है, और प्लानिंग कौन कर सकता है? सिर्फ एक इंसान। तो वहां पर उनके सारे मेंबर को पकड़ा गया और जेल में ठोक रखा है, कई अभी भी फरार है, उनको ढूंढ रहे हैं। तो आपके कुछ दोस्त होंगे, जैसे अभी बताया ना कॉलेज में, वो इन चक्रों में पढ़ेंगे, और जब वो इन चक्रों में पढ़ेंगे तुम्हें भी लेने आएंगे। वो अपने 10,000 के चक्कर में तुम्हारे 50,000 रुपए फंसवाएंगे, और ये बोल के करवाएंगे मेरे भरोसे पे तू 50 लगा दे, मेरी गारंटी है। तो तुम ये कह देना एक काम कर, तू मेरे भरोसे पे है ना, फिर तू 50,000 तू ही लगा ले, ठीक है, आईडी मेरी यूज कर ले, 50,000 तू लगा ले। जब पैसे आएंगे 2 लाख आएंगे तो अपने 50 काट के मेरे को 1.5 दे दियो, बात खत्म। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ठीक है, तो इस फ्रॉड में मत पड़ना। चलो जो भी है, अब एग्जांपल लेते हैं हम। इस केस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, गिलफोर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने। याद है केस लॉ में जब भी किसी का नाम आएगा तो सबसे पहले जिसका नाम आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ, जो केस करता है। और वर्सेस के बाद जिसका नाम आता है वो कौन होता है? डिफेंडेंट, जिसके ऊपर केस किया गया है। मिस्टर हॉर्ने जो है वो पेशे से इंजीनियर थे, बाय प्रोफेशन ही वाज इंजीनियर। ये कंपनी के पास गए, एक एम्प्लॉयर के पास गए कि सर मुझे आप अपनी कंपनी में रख लो, एम्प्लॉय रख लो। गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी किस चीज की थी? कार बनाने की कंपनी, गिलफोर्ड मोटर्स, और ये इंजीनियर था। गिलफोर्ड मोटर कहती है भैया ऐसा है, बिल्कुल जॉब पे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? जब भी आप हमारी जॉब छोड़ोगे तो आप हमारे कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं करोगे,
एम्प्लॉई आफ्टर टर्मिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? खत्म होना किसी चीज का, ऑफ जॉब, जब भी आपकी जॉब टर्मिनेट होगी, कैन नॉट सोलिसिट, सोलिसिट करना मतलब ऑफर देना, अट्रैक्ट करना, कैन नॉट सोलिसिट द कस्टमर्स ऑफ गिलफोर्ड मोटर्स। आप हमारे कस्टमर्स को सोलिसिट नहीं करोगे। कहता सर ये क्या लाइन हुई है, क्या समझाते बेटा? जब तुम हमारी कंपनी में काम करोगे ना, तो तुम्हें सारी नॉलेज मिल जाएगी कि हम कार कैसे बनाते हैं, किसको बेचते हैं और कितने मार्जिन पे बेचते हैं। कल को 5 साल 7 साल काम सीखने के बाद तुम कार बनाओगे और मेरे ही कस्टमर्स को माल बेचना शुरू कर दोगे, तो मैं तो अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर रहा हूं, मेरी कॉपी खोद दोगे तुम। इसे हम बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। आप हमारे साथ कंपीट नहीं करोगे, हम ही तुम्हें काम सिखाएं, हम ही तुम्हें हमारे बिजनेस के भेद बताएं, और आप इन्हीं भेद का, इन्हीं सीक्रेट चीजों का फायदा उठा के हमारी ही मार्केट खराब करोगे। ऐसा होने नहीं देंगे। एक मिनट, ये जो गिलफोर्ड मोटर है, सपोज करो ये इंडिया में ऑपरेट करती है, तो इसका मतलब क्या है? आप इंडिया में माल नहीं बेचोगे बेटा। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में माल बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है नॉर्थ इंडिया में माल नहीं बेचोगे, मेरे कस्टमर को ऑफर देंगे, जो हमारे कस्टमर है, वहां मार्केटिंग वगैरह नहीं करोगे। हाँ, कोई कस्टमर खुद आ रहा है चल के आपके पास, तो बात अलग है। एडवर्टीजमेंट वगैरह करना क्या होता है? ऑफर देना। मेरे एरिया में एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, मेरे एरिया में माल नहीं बेचोगे। बात समझ में आ गई? ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है। इससे एम्प्लॉयर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, खासकर उन बिजनेस में जहां पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। हम बिजनेस कैसे करते हैं, कहता हमसे सीक्रेट सीखोगे और फिर हमारी गोभी खोदोगे। कहता ये साइन कर दो, कहता डन कर दिया इसने साइन। 3-4 साल इसने काम सीखा और फिर इसने रिटायरमेंट ले ली, रिटायर्ड फ्रॉम जॉब, टर्मिनेशन हो गया, रिटायरमेंट ले ली। अब इसके दिमाग में आइडिया है कि यार मोटा पैसा छाप रही है गिलफोर्ड मोटर, अब मैं भी पैसा छापूंगा। बट करे कैसे? क्या मैं इसके कस्टमर्स को माल बेच सकता हूं? बताओ। कस्टमर्स ऑफ गिलफोर्ड मोटर्स, बताओ। अगर मैं इसको माल बेचने के लिए ऑफर दूंगा कि सर आप गिलफोर्ड मोटर से गाड़ियां खरीदते हो ना, 10% कम में दे दूंगा, सेम मेरे से ले लो, तो कस्टमर टूट जाएगा? नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा। तो मिस्टर हॉर्ने ने को पता है कि भाई ये काम तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है भाई, लिख के दे रखा है, कोर्ट में घसीट लेगा। ठीक, इसने दिमाग लगाया। क्या? इसने कंपनी बनाई, इसने कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी बना ली, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ऑलमोस्ट शेयर खुद रख लिए, एक शेयर अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? 2। बन गई बात। अब इस कंपनी के नाम से किसको ऑफर भेजना शुरू कर दिया? इनको ऑफर भेजना शुरू कर दिया कि भैया आप गिलफोर्ड मोटर से गाड़ियां खरीदते हो? कहता हाँ, सेम गाड़ियां दे देंगे 5% कम में। ठीक है, और बल्क ऑर्डर देते हो 10% कम में। सेम फीचर है जी, जो उसमें फीचर है सेम फीचर देंगे। जैसे ही गिलफोर्ड मोटर को पता लगा कि ये हरकतें हो रही है, ये गुस्से में आ गए, इन्होंने केस ठोक दिया। कोर्ट में। कोर्ट में कौन? जिल्ले इलाही, इंसाफ अब हम करेंगे। इसको भी पता था कि कोर्ट में आज नहीं तो कल केस होएगा ही। तो कोर्ट ने इसको बुलाया, मिस्टर एच को। कहता भैया क्या चक्कर है? जब तुम्हारे साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम इसके कस्टमर को माल नहीं बेचोगे, तो आपने क्यों किया? सर मैं क्या कर रहा हूँ, आप तो पढ़े लिखे इंसान हो,
वो तो बेवकूफ है। गिलफोर्ड मोटर जैसा आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो कंपनी का क्या हूं, मेंबर हूं। मेंबर इज सेपरेट फ्रॉम कंपनी। माल कौन बेच रहा है, कंपनी बेच रही है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ हुआ है, मैं थोड़ी माल बेच रहा हूँ। क्या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है इसका, कंपनी के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है, मैं माल बेच नहीं रहा। माल कौन बेच रहा है, कंपनी। कोर्ट कहता है ज्यादा सड़क मत बन। साफ दिख रहा है यहाँ पर, तूने कंपनी बनाकर माल बेचना क्यों शुरू किया, क्योंकि तुझे पता है तू डायरेक्ट माल नहीं बेच सकता। तेरी हरकतें, छीछी हरकतें साफ दिख रही है। यहां पर कंपनी बनाने का एक सोल मोटिव क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास करना। क्योंकि मैं डायरेक्ट माल नहीं बेच सकता, इनडायरेक्टली बेचूंगा, कंपनी बनाऊंगा और इस कंपनी के नाम से क्या करूंगा, माल बेचूंगा। बेटा इंटेंशन दिख रही है तेरी। तो कंपनी का ये जो डिवाइस है, तरीका है, वो तरीका हम मिसयूज नहीं होने देंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी कि इग्नोर दी सेपरेट लीगल एंटिटी। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया। कोर्ट ने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ है, कॉन्ट्रैक्ट विद मेंबर, कौन है मेंबर, एच, विल बी बाइंडिंग ऑन, विल बी बाइंडिंग ऑन कंपनी, ऑन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू। कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए तुम दोनों अलग अलग नहीं माने जाओगे, क्या माने जाओगे, तुम एक माने जाओगे। तो जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ है किसके साथ माना जाएगा, कंपनी के साथ भी। तो बेटा तुम भी माल नहीं बेच सकते और तुम्हारी कंपनी भी माल नहीं बेच सकती। ये तो साफ दिख रहा है, अब्यूज कर रहे हो, यू आर अब्यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट कहता है ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, अब क्या इसका मतलब यह है कि इस कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें नॉर्थ इंडिया में माल बेचना है, एग्जांपल मैं कहता हूं कि गिलफोर्ड मोटर की मार्केट कहां की है, नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया में माल नहीं बेच सकते, बाकी पूरे वर्ल्ड में कहीं बेचो। नॉर्थ इंडिया में माल बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है, एच के साथ है, वो तुम्हारे पर भी बाइंडिंग है। हम ये नहीं कह रहे कंपनी वाइंड अप हो गई है, हम ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इसके ऊपर भी लगेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए तुमको दोनों क्या हो, एक। यहां पर कॉर्पोरेट वेल नहीं मानी जाएगी, बाकी सारे पर्पस के लिए यस यू आर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर तुमने फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए कंपनी बनाई है, तो कोर्ट कहती है बेटा सोचना भी मत। यहां पर हम तुम दोनों को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। बात समझ में आई, पूछो, कुछ पूछना है तो फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, तब भी नहीं कर सकते फिर। हाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक बात आएगी आगे, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा वहां पर एक पॉइंट आएगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट आएगा। अगर ये रिस्ट्रिक्शन कुछ टाइम के लिए लगा रहे हो तो वैलिड हो जाएगी, कि आप पूरे वर्ल्ड में कहीं माल नहीं बेचोगे, सपोज करो 3 साल तक, 5 साल तक, तब ये वैलिड है, नहीं तो नहीं रोक पाओगे। क्या देता, फ्रॉड का केस जेल ही जाता, वो तो जाएगा ही जाएगा, जिसने खरीदा वो भी जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो माल बेच सकता था, फिर तो बेचो कहीं भी, बिल्कुल आएगा केस। अब एक एग्जांपल लो, आप मेरे से पढ़ रहे हो बेटा, सीए बनने के बाद मान लो आपने लॉ की कोचिंग देनी शुरू कर दी, क्या मैं आपको रोक सकता हूं, आप यही कार्टून बना के पढ़ाने लग गए, क्या मैं आपको रोक सकता हूं, देखो यार ये मेरे वाले कार्टून बना रहा है। ठीक है, हिसार में जितने भी आप टीचर देखोगे ऑलमोस्ट मेरे स्टूडेंट है, बट क्या मैं किसी को रोक रहा हूं कि मेरा स्टूडेंट है ये कैसे पढ़ा सकता है, अच्छी बात है, टीचिंग इज अ नाइस प्रोफेशन, आपको आना चाहिए। अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि भाई देख ऐसा है हिसार में तू नहीं पढ़ाएगा, तो मैं तुमको रोक सकता हूं। हिसार में नहीं पढ़ाएगा, हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा, यहां पर अगर मैं कहता हूं तो मैं रोक सकता हूं। ठीक है ना, बट वही बात है कि अच्छा प्रोफेशन है, सबका अपना तरीका होता है पढ़ाने का। बेटा हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे, बन जाए तो भी
तब भी नहीं, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देंगे। इंटेंशन देखी जाएगी यहाँ पर कि आप क्यों जुड़ रहे हो। अगर आपकी इंटेंशन बाईपास करने की है इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसको ब्रेक करने की है, तो फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किसी भी तरीके से नहीं करने देंगे, तभी तो कोर्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट। हाँ, नहीं हो जाएगी, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। जनरल एडवर्टीजमेंट के बाद भी वो कस्टमर अगर उठ के आ रहा है, आपकी एडवर्टीजमेंट देख के आ रहा है, तो सोलिसिट ही हुआ ना बेटा वो। अब आप तो कह दो मैंने तो इंटरनेट पे डाली थी जी, उसने देख ली तो मैं क्या करूं। आया तो उस एरिया से है, तो सोलिसिट तो आपके एडवर्टीजमेंट से हुआ है। तो एक तरीके से बैन हो गया कि मेरे एरिया के जो कस्टमर है वो आप एंटरटेन नहीं करोगे, या जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप एंटरटेन नहीं करोगे ना। वो तो मेरी कंपनी बाहर लगा हुआ है, वो एडवर्टीजमेंट कैसे होगी। अब वो अलाउड है, वो चल जाएगी। मैंने तो अपने एरिया में लगा रखा है। आपके एरिया का कस्टमर यहाँ पर अगर घूमने आया है और उसने अगर एडवर्टीजमेंट देख ली, तब मैं क्या कर सकूँ, मैं आपके एरिया में नहीं कर सकता। ठीक है, कंपनी, फिर तुम आप उसके एरिया में बैठ गए, वही अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टू आइडेंटिफाई, अगर आपको ये जानना है कोई कंपनी हमारी दुश्मन है या नहीं है, टू आइडेंटिफाई द एनिमी करेक्टर ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले समझिए यहां पर एनिमी करेक्टर का मतलब क्या हुआ। एनिमी का मतलब क्या होता है, दुश्मन। अगर दो कंट्री के बीच में वॉर डिक्लेयर हो जाता है, तो उस कंट्री के सिटीजन आपस में क्या माने जाते हैं, दुश्मन माने जाते हैं। अभी जैसे इसराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो इन दोनों के सिटीजन आपस में क्या माने जाएंगे, दुश्मन माने जाएंगे। ठीक है, तो एनिमी करेक्टर का मतलब होता है सिटीजन ऑफ कंट्री जिसके साथ आपका क्या चल रहा है, विद विच, और कंट्री इज इन वॉर। उस कंट्री का सिटीजन जिसके साथ हमारी कंट्री का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। पिछले साल आई थिंक मार्च अप्रैल अप्रैल या मई, जब पाकिस्तान और इंडिया का ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर। तो जब ये वॉर डिक्लेयर होता है ना बेटा, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है हमारी कंपनी कंट्रीज के बीच में, वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड। पाकिस्तान के साथ भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सामान यहां से भी जाता है वहां से भी आता है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी कि जितने भी पाकिस्तान के सिटीजन इंडिया में घूमने आए हुए हैं या रहने आए हुए हैं या कुछ भी करने आए हैं, भैया वापस अपनी कंट्री में हो लो, वो डिक्लेयर हो चुका है। बाद में फ्लाइट रोक दी जाएगी और बाद में किसी को यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं है। मतलब सबके वीजा वगैरह क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है बेटा, तो अपनी कंट्री में वापस हो लो। और सेम यही चीज हम पाकिस्तान में भी अनाउंस करवाते हैं कि भाई हमारे इंडियन जो बंदे घूमने गए हो वहां पर, पाकिस्तान में किसी काम से गए हुए हैं, वो वापस आ जाओ, क्योंकि वॉर डिक्लेयर हो गया है। बाद में मत बोलना कि हमें मार दिया। ठीक बात है ना, ओके। तो ये चीज होती है और ये एक्ट में लिखी हुई है कि अगर आप हमारे एनिमी हो तो हम आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो वो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। तो आज अगर पाकिस्तान के साथ अगर अपना वॉर हो जाता है, तो लगभग मान के चलो 5-6 दिन तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। 5-6 दिन इसलिए बोलेंगे, 5-6 दिन बाद तो खत्म ही हो जाएगा वो पाकिस्तान। ठीक है, एक दो दिन में औकात आ जाती है उनकी बात। चलो, ये बात सब में आ गई। तो एनिमी करेक्टर जो है वो ऐसे कैसे पहचानोगे, तुम्हें कैसे पता लगेगा एक बंदा जो है वो पाकिस्तानी है या नहीं है, बताओ। एक बंदा है जो इंडिया में घूम रहा है, तुम्हें कैसे पता लगेगा ये पाकिस्तानी है या नहीं है, क्या चीज, उसके इंटेंशन से तो नहीं पता लगा। इंटेंशन से तो हम ही पाकिस्तानी लगने लगते कई बार। अब वो कई कई लोग होते हैं ना जो पाकिस्तान जब जीतते हैं तो नारे लगाते हैं, वाह मजा आ गया, उनके इंटेंशन से लगता है वो पाकिस्तानी, बट होते तो नहीं पाकिस्तानी वो। आईडी कार्ड,
आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड दिखा दो, पासपोर्ट दिखा दो, वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, ठीक है, तो उससे आइडिया लग जाता है। अच्छा, एक कंपनी जो है वो हमारी दुश्मन है यानी कैसे पता लगेगा? उसकी तो सिटीजनशिप ही नहीं होती। सिटीजनशिप सिर्फ किसको मिलती है? नेचुरल पर्सन को। वो कौन सी कंट्री में है? कहां पर बनी हुई है? हाँ, गुड। अब देखो यही केस यहां पर आया, जर्मन। कुछ जर्मन हैं जो ब्रिटेन में बिजनेस करना चाहते हैं, वांट टू डू बिजनेस इन ब्रिटेन। अब इनके पास दो रास्ते हैं ब्रिटेन में बिजनेस करने के लिए। नंबर वन, जर्मनी में कंपनी बनाकर फिर ब्रिटेन में माल बेचने जाऊं, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। जैसे इंडिया में क्या होता है, फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सेम यही चीज जर्मनी वाले सोचे तो कि हम जर्मनी में कंपनी बना लेते और ब्रिटेन में जाके बिजनेस करेंगे, तो ब्रिटेन के लिए वो क्या हो गई? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पे टैक्स ज्यादा लगता है बेटा। इंडियन कंपनी पे टैक्स है 30% का, फॉरेन कंपनी पे टैक्स होता है 40% का। ठीक है, किसी ने कहा ये मत करो भाई, अगर तुम फॉरेन कंपनी बन गए तो टैक्स क्या लगेगा? ज्यादा। तुम एक काम करो, तो मैं ना फॉरेन वहां पर ब्रिटेन में कंपनी बना लो, ठीक है, फॉर्म्ड अ कंपनी इन ब्रिटिश कंपनी एक्ट। लो जी, हाँ ये आइडिया ठीक लगा, और बिजनेस करो। बिजनेस इन ब्रिटेन। अच्छा बताओ, माल उधार बिकेगा नहीं बिकेगा? बिकेगा बेटा। जब भी बड़ा बिजनेस करोगे तो माल तो उधार बेचेंगे ही बेचेंगे, बिना उधार के कभी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। तो बताओ इनके डेटर कौन होंगे? ब्रिटिश डेटर। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की बात है, जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वो तो चलो बाद में आया, तो वो तो मैंने कहानी में वैसे ही बोल देता हूँ, रियल में हिटलर नहीं था। हिटलर तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था। वैसे एग्जांपल, ये जर्मनी है, जर्मन है, इन सब का बड़े सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ब्रिटेन। जैसे कि हिटलर, जैसे आपने कहा, वो वर्ल्ड वॉर 2 में आया था। इनके सबसे बड़े दुश्मन इनके, आउटब्रेक ऑफ वॉर हो गया, वॉर, वॉर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन, इनके बीच में वॉर हो गया। अब बताओ, इस कंपनी ने अपने पैसे मांगे डेटर से, इन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे। कहते सर क्यों नहीं दोगे? कहते हम तुमको पैसे देंगे, पैसा कहाँ जाएगा? जर्मनी में जाएगा। जर्मनी में पैसा जाएगा, वो उससे बम बनाएंगे और ये बम तुम हम पे ही फोड़ोगे। हम पागल थोड़ी है कि अपनी कंट्री को बर्बाद बर्बाद करने के लिए तुम्हें पैसे दें। और वैसे भी एक्ट में क्या लिखा होता है? जब तक वॉर रहेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड। वॉर खत्म होने तो पैसा ले लो, पहले नहीं देंगे पैसा। कहता है यार ये तो गलत बात है। इन्होंने कोर्ट में केस ठोक दिया, ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। कहाँ की केस कोर्ट में होगा सोचो? नहीं नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों? ब्रिटेन की कोर्ट में होगा। कस्टमर कहाँ का है? कंपनी कहाँ की है? ब्रिटेन में। कस्टमर कहाँ का है? ब्रिटेन में। तो इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे चले जाओगे? तुम खुद ही कह रहे हो ना तुम ब्रिटिश कंपनी हो। जाओ करो कोर्ट के में केस। कोर्ट में केस किया, जिले लाई बैठे हैं। तो इस ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि ये हमारे पैसे नहीं दे रहे। कोर्ट ने इनको अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी। क्या चक्कर है भाई, क्या तुमने माल नहीं खरीदा? कहते जी खरीदा। पैसे दे दिए पूरे? कहते नहीं दिए। फिर पैसे क्यों नहीं दे रहे? कहते सर हमारे दुश्मन है। और एक्ट में क्या लिखा हुआ है? दुश्मनों को पैसा तब तक नहीं देना जब तक आउटब्रेक ऑफ वॉर रहेगा। कोर्ट ने कहा भैया ये तो बात सही कह रहा है, दुश्मन हो तुम तो। कहता हम कैसे दुश्मन है भाई, हम तो कहा कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? ब्रिटिश कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कोर्ट ने कहा ना, ये देखो इस कंपनी को बनाने वाले और इस कंपनी को चलाने वाले कौन है।
इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर कौन? ऑल डायरेक्टर्स, जर्मन। ऑल शेयर होल्डर्स, जर्मन। कंपनी तो तुमने हमारे एक्ट में बना ली, हमारी कंट्री में बना ली, बट इस कंपनी के पीछे कौन है? पर्दा हटा के देखा तो बनाने वाले और चलाने वाले सारे जर्मन। तो तुम एक ऐसी जर्मन कंपनी हो जिसने कपड़े सिर्फ कहां के पहने हुए हैं? ब्रिटेन के। तो तुम ब्रिटेन में जाके अगर कपड़े उतार के बीच में घूमने लग जाओ, वहां तो कपड़े पहनते नहीं ना, तो मान लो बीच में कपड़े उतार के तुम घूम रहे हो, निक्कर निक्कर में घूम रहे हो, तो क्या तुम अंग्रेज बन जाओगे? क्या तुम ब्रिटिश बन जाओगे? हरकतें सुधर जाएगी तुम्हारी। खून से हम क्या है? इंडियन। तुम विदेश में जाते हो ना बेटा, विदेशी 1 मिनट में पहचान जाते हैं कि तुम इंडियन हो, 1 मिनट में। और वो तुम्हारे पास आके साफ पूछ लेंगे यू मस्ट बी इंडियन। आप कहते हो हाउ डू यू नो मैडम? कहते बस तेरी नजर से देख लिया बेटा। ठीक है, वहां पर तुम ओपन से बात, हम सुधरने थोड़े हैं, तो कोई भी देखा अरे मैडम, ठीक है, तुम्हें तो देखना ही ऐसे कुत्तों की नजरों से, वो 1 मिनट में समझ आते भाई ये इंडियन पहनेंगे। तो कपड़े तुम कहीं के भी पहन लो बेटा, अंदर से तुम कौन हो? तो सेम चीज, कपड़े पहन रखे तुमने, हो तुम क्या? जर्मन। तुम्हें अगर कोई भी पेमेंट की जाएगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे कहां जाएगा पैसा? जर्मनी के पास। डायरेक्टर को रेम्युनरेशन के तौर पे पैसा कहां जाएगा? कहता अलाउड नहीं है, नहीं मिलेगा पैसा। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा अगर हमें यह जानना है कि कोई कंट्री हमारी दुश्मन है या नहीं है, तो ये नहीं देखना होता कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, हमें क्या देखना होता है? उसको बनाने वाले और उसको चलाने वाले कौन है। अगर वो हमारे दुश्मन है तो कंपनी भी हमारी दुश्मन है। कोर्ट ने क्या कहा? टू आइडेंटिफाई द एनिमी करेक्टर ऑफ कंपनी। अगर तुम्हें यह जानना है कि कंपनी हमारी दुश्मन है या नहीं, अब कंपनी का आधार कार्ड थोड़ी होता है, कंपनी का आधार कार्ड नहीं होता, ना कंपनी का पासपोर्ट होता, ना कंपनी का वीजा होता, क्योंकि ट्रैवल कौन कर सकता है? ट्रैवल तो इंसान कर सकता है ना। टू आइडेंटिफाई द एनिमी करेक्टर ऑफ कंपनी रिगार्ड shall not be given to act in which it is incorporated। अगर हमें यह जानना है कि ये कंपनी हमारी दुश्मन है या नहीं है, तो ये नहीं देखना है वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि कोई भी कंट्री में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कंपनी का रजिस्ट्रेशन। क्या देखना है? बट रिगार्ड शैल बी गिवन टू मेंबर्स एंड मैनेजमेंट। ये देखो ये कौन है? अगर ये हमारे दुश्मन है, मेंबर और मैनेजमेंट अगर हमारी दुश्मन कंट्री की है, तो ये कंपनी भी हमारी क्या है? दुश्मन है। कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर मान लीजिए सारे शेयर होल्डर जर्मनी के नहीं होते, 10%, 20%, 25% कहां के होते? ब्रिटेन के हो जाते, तो फिर फैसला थोड़ा अलग हो जाता। अगर मैं जज होता तो मैं फैसला क्या देता कि पेमेंट दो भैया कंपनी की, बट कंपनी का 1 भी रुपया जर्मनी में नहीं जाएगा, पैसे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको डिविडेंड देना भी है तो कहां दो डिविडेंड? सिर्फ ब्रिटेन वाले बंदों को दो। जर्मनी वालों को डिविडेंड कब ट्रांसफर होगा? जब वॉर खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेन चीज क्या रोकनी है हमें? वहां फंडिंग रोकनी है। ठीक है, तो ये दूसरा केस। ऐसे और भी केस है बट वो कल करेंगे। क्या चीज? हाँ, क्रेडिटर को तो पैसे लेने होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, मना करेगी कंपनी भी, बिल्कुल नहीं देंगे, हमारे तो जर्मनी कंपनी है जी। हाँ नहीं दे रहे, अब जाके कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड नहीं हो जाएंगे? पेमेंट देंगे कहां से? अगर एक नेचुरल पर्सन की बात करें तो हमें यह देखना होगा उसका वीजा कहां का है, सॉरी सिटीजनशिप कहां की है, और कंपनी वगैरह तो ये देखना है उसको बनाने वाले उसको चलाने वाले कहां के। बिल्कुल बिल्कुल, वॉर डिक्लेयर होने के बाद। पर्सनल रीजन तो कहा, तो पर्सनल रीजन के चक्कर में मरे रहो चाहे, सारा ही वॉर है बेटा।